नमस्कार, डिस्क्लोजर विद विनोद में आपका स्वागत है। और आज हमारे साथ डिस्क्लोज करेंगे डॉक्टर अभिजीत जसरोटिया, प्रवक्ता है भारतीय जनता पार्टी के। अभिजीत जी, आपका स्वागत है। 7 चरणों का प्रचार अब संपन्न हो गया है और इस प्रचार में हमने जो गिरावट की म्यार देखी है, मतलब आप सोच नहीं सकते कि किन किन मुद्दों पर चर्चा की गई है। किसी भी पार्टी के पास ग्रोथ को लेकर के कोई रोड मैप नहीं था, बेरोजगारी को दूर करने के लिए, महंगाई को दूर करने के लिए, लेकिन मंगलसूत्र हो, मटन हो, आरक्षण हो, संविधान हो, लोकतंत्र हो, इन सब पर चर्चा की गई और भाजपा ने भी कोई कसर नहीं छोड़ी। पूरे चुनाव प्रचार में ऐसा लगा कि भाजपा अल्पसंख्यकों को डरा करके और बहुसंख्यकों को मजबूत करके अपना वोट हासिल करना चाहती है। क्यों? देखिए विनोद जी, सबसे पहली बात तो ये है कि सही आंकड़े तो लोगों के सामने थे और सभी चीज़ें हमारे को आंकड़े देने की ज़रूरत नहीं। लोगों ने जो पिछले 10 साल के अंदर अपना जो स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ है उसको इम्प्रूवमेंट देखी है। लोगों ने जो देखा है कि जिस तरह की फैसिलिटीज़ लोगों को मिली, जिस तरह से ट्रेन का नेटवर्क, वंदे भारत एक्सप्रेस, जिस तरह से एम्स की और हर एक चीज़ जो फैसिलिटी, जिस तरह से कॉमन इंसान की ज़िंदगी जो है वो पहले से बेहतर हुई और ख़ासकर 25 करोड़ वो लोग जो गरीबी रेखा से उठकर ऊपर आए, ये सब चीज़ तो लोगों के बीच में थी और लोगों को पता भी था और हमने ये सारे आंकड़े हमने भी दिए। हिंदुस्तान कहाँ पहुँच रहा है, 11वें से 5वें नंबर पर, 5वें से अब 3रे नंबर पर हो जाएगा और बड़े भगवान ने चाहा तो 3रे से पहले नंबर पर भी इकोनॉमी बन जाएगी। लेकिन ये उचित है बोलना, जिन बच्चों जिनके ज़्यादा बच्चे हैं उनको मिल जाएगा शेयर, आरक्षण का शेयर। देखिए मुस्लिम वर्ड भी यूज़ किया गया। देखिए विनोद जी, अगर आप वो वो 12 वाली 2 और 12 वाली बात करते हैं तो मुझे लगता है सबसे ज़्यादा अगर किसी को उससे तकलीफ होनी चाहिए थी तो लालू जी को होनी चाहिए थी। तो लालू जी को इसलिए होनी चाहिए थी क्योंकि लालू जी खुद कांग्रेस में, तो और उसी समय कांग्रेस वालों ने ये स्ट्रेटजी बनाई थी। ये एक देश के लिए स्लोगन दिया गया था, हम दो हमारे दो। अगर लालू जी को परेशानी नहीं है तो बाकियों को क्यों परेशानी होगी, मैं इसके बारे में नहीं कह सकता। दूसरी बात, और विशेषकर मैं बड़ी जिम्मेदारी से एक बात कहना चाहता हूँ, जो आप मुसलमान वर्ड की या मुस्लिम वर्ड्स की यूज़ करते हैं, उसके साथ एक वर्ड यूज़ किया गया घुसपैठिए। अगर इस चीज़ को देखी जाए, सबसे पहले तो मेरा हिंदुस्तान का मुसलमान घुसपैठिया नहीं है। ये घुसपैठिए कहाँ से आए? सब बाहर से आए, इतना तो आपको समझना पड़ेगा। बांग्लादेश से, म्यांमार से, जहां कहीं से भी आप 10 साल आपके पास थे। मैं विनोद जी करते ना कुछ, मैं बिल्कुल आ रहा हूँ ना। 10 साल से या पिछले 30-40 साल से जो कांग्रेस ने खासकर इस तरह की स्ट्रेटेजी रखी, जिस कारण बाहर से जो लोग आए मेरे हिंदुस्तान के मुसलमानों के साथ आके यहाँ पर उन बीच में मिल गए और उन्हीं के इससे खाना शुरू कर दिया उन्होंने। सबसे बड़ी बात तभी अगर आप देखें, सबसे बड़ी दिक्कत का कारण कौन बने? जो मेरे हिंदुस्तान के मुसलमान थे वो दिक्कत का कारण बने। अगर ये वर्ड यूज किया गया या मोदी जी ने भी यूज किया अगर ये वर्ड, तो घुसपैठिया साथ में क्यों भूल जाते हैं? उन्होंने हिंदुस्तान के मुसलमान के खिलाफ कभी कोई बात नहीं कही है। अगर कोई हिंदुस्तान के मुसलमानों को बरगलाने की इंडिया अलायंस और कांग्रेस कोशिश करती है तो मैं सचेत करना चाहता हूं कि हिंदुस्तान के मुसलमान मोदी जी को उतने ही प्रिय है जितने बाकी कोई भी प्रिय होंगे। सबसे बड़ी बात यह आती है इसमें प्रत्यक्ष को प्रमाण क्या, जो मैं बार बार कहता हूं, 2000 रुपया केंद्र से आता है तो सायरावानों के खाते में भी आता है, गीता देवी के खाते में आता है। अब घुसपैठियों के खाते में भी आप 2000 रुपया डालें तो वो सायरावानों के खाते से कटेगा जी, वो गीता देवी के खाते से नहीं कटेगा। तो आज अगर सोचने का विषय है तो हिंदुस्तान के मुसलमानों के लिए सोचने का विषय है कि हम किसके लिए ये वाला वर्ड, पर्टिकुलर वर्ड यूज कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं तो सोचना पड़ेगा। शब्दों के हेरफेर में पब्लिक को मिसलीड कर सकते हैं। बिल्कुल नहीं। आप सच्चाई ये है कि मुस्लिम वर्ड यूज किया गया और ये डराया गया कि SC ST OBC के आरक्षण को निकाल करके ही ये मुस्लिम को दे देंगे। एग्जाम्पल कर्नाटक की दी जाती रही। विनोद जी, यहां पर संविधान को खतरा था। पहली बात आती है कि आप खुद सोचिए कि कर्नाटक के अंदर हमारे देश का जो संविधान बना, वहां पर कभी भी हमें धर्म के नाम पर ये आरक्षण की बात नहीं की गई थी, क्योंकि धर्म के नाम पर तो देश का बंटवारा पहले ही कर चुके थे। एक छोड़ के दो देश आपने धर्म के नाम पर बांट दिए थे। आप तो तीसरा जम्मू कश्मीर भी पाकिस्तान को सौंप चुके थे। अगर 90 के दशक में ना मोदी जी लाल चौक में आते और शेर की तरह गरज करना कहते उन टेररिस्टों के, तुमने अगर माँ का दूध पिया तो आज मोदी यहाँ खड़ा है, जो करना है कर लो, वरना ये तो आज हम भी पाकिस्तान के साथ होते। तो कम से कम इतना तो समझना चाहिए कि देश के आपने जो टुकड़े किए वो धर्म के नाम पर किए हुए हैं। और अगर आप इन चीजों के अंदर, कर्नाटक के अंदर जो विनोद जी किया गया, कर्नाटक के अंदर जो किया गया, वो सामने सामने धर्म के अंदर फिर से धर्म के नाम पर एक और डिवीजन करने की तैयारी की गई। इससे सचेत करना मुझे लगता है बड़ी अच्छी बात। अगर की गई बात तो लोगों को सचेत करना मोदी जी का एक कर्तव्य था। उन्होंने जो किया वही किया। उसके अंदर धर्म के नाम पर विभाजन किया 2 मुल्कों का, ठीक है, आपको सर्टिफिकेट मिल गया कि आप भी धर्म की राजनीति करें। रोजी, हम धर्म की राजनीति करते होते तो मुझे एक बात बताएं, क्या एम्स के ऊपर कहीं बोर्ड लिख रखा है कि केवल इसमें हिंदू जाएंगे मुसलमान नहीं जाएंगे? वंदे भारत में केवल मुसलमान बैठेंगे, हिंदू ही नहीं बैठेंगे? ऐसा कहीं पर कुछ नजर आया? 25 करोड़ लोग जो गरीबी रेखा से उठकर ऊपर है, उसमें तो बहुत सारे मुस्लिम हैं।
तो आप क्या कहेंगे सर? जब ये आप बात करते हैं कि लड़ाई ये जो है 80 और 20 की है, इसका क्या मायने है? देखिए, सीधे सीधे शब्दों में आप कहते हैं कि यंग मैंने विनोद जी, बहुमत और अल्पमत वालों के बीच। देखो विनोद जी, ये चीज़ तो समझना पड़ेगी और तय करना पड़ेगी, मेरे देश के मुस्लिम को तय करना पड़ेगी। मैं बताना चाहता हूं कि अगर आप एक चीज़ समझिए कि कहीं ना कहीं ये जो घुसपैठिए बाहर से आए हैं, ये आप ही लोगों का हक, और ये यहाँ पर आके जिस तरह का भी कोई गलत काम करते हैं तो उसका कसूरवार एट द एंड ऑफ द डे कौन हो जाता है? सभी के सभी समुदाय को, सभी को इकट्ठा देखा जाता है। तो आज खतरा किससे है? खतरा इन घुसपैठियों से है जो बाहर से आए हैं। मेरा हिंदुस्तान का मुसलमान जिसने इसी हिंदुस्तान का अन्न जल खाया है, वो दुनिया का सबसे बेहतरीन मुसलमान अगर कहीं नजर आएगा तो पूरे के आपको हिंदुस्तान के अंदर नजर आएगा। लेकिन ये घुसपैठिए आकर उनकी भी इमेज, उनकी भी छवि खराब करने की कोशिश करते हैं। इसीलिए मैं सचेत करना चाहता हूं अपने भाइयों को कि आप सचेत रहें इन सब चीजों से। बाकी बयानबाजी को हम इधर रखकर भी बात करते हैं। सब इस देश के पूरे रिसोर्सेज के ऊपर सबका पूरा हक है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास की बात करते हैं तो उसके अंदर हिंदू मुसलमान सभी इकट्ठे आते हैं। लेकिन आप कहते हैं कि ये 15% बजट का हिस्सा अल्पसंख्यकों को देना चाहते थे, था शब्द क्यों लगाते हैं? देखिए विनोद जी, सबसे बड़ी बात मैंने फिर से आई, देश के संसाधनों को है वो बराबर सभी के लिए रखा गया। नौकरियों की जहां तक बात की, उसके अंदर आरक्षण रखा गया। आरक्षण किसके अंदर रखा गया? जिनकी उत्पीड़ना जो है उनकी जाति विशेष के लिए, धर्म विशेष नहीं, जाति विशेष के ऊपर जिनकी उत्पीड़ना की गई उनके लिए रखा गया था ये प्रावधान। अगर इस प्रावधान को बाबा भीमराव रामजी अंबेडकर ने रखा था तो कुछ सोच समझ के रखा गया था ताकि देश पूरा बराबरी से आगे बढ़ सके। अगर इसके अंदर आप फिर से इसको धर्म के नाम पर बांटेंगे तो फिर तो देश बटेगा। 148 करोड़ के इस हिंदुस्तान को कंट्रोल करना, 148 करोड़ के हिंदुस्तानों को तरक्की में आगे लेकर जाना आसान बात तो नहीं है विनोद जी। आप फिर से धर्म के नाम पे बांटेंगे तो हम आपस में लड़ेंगे या हमें दुनिया के अंदर अपना नाम बनाना आगे चलना है? बीच बीच में फिलर छोड़ते हैं कि आरक्षण पर पुनर्विचार होना चाहिए, आप कभी कभी ऐसा कहते हैं। विनोद जी, जो उसको देश के संविधान में बाबा भीमराव राम जी ने हमें जिस तरह से, अंबेडकर जी ने जो हमें दिया हुआ है, उस संविधान के ऊपर हमें गर्व है और संविधान के साथ उसकी कही हुई एक एक बात का हम अक्षरशः पालन करते हैं। तो मुझे नहीं लगता इसके अंदर कोई ऐसी बात है। आपने संविधान का उल्लंघन किया है इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन को आरक्षण दे करके। क्या संविधान ये अलग करता है आर्थिक तौर पर पिछड़े लोगों को? विनोद जी, यहाँ पर एक बड़ी जरूरी चीजें आती हैं कुछ चीजों के अंदर। आपको नहीं लगता कि जो बेचारा इकोनॉमिकली जो वीकर सेक्शन है, क्या वो वंचित नहीं रह सकता उन सब चीजों से जिससे बाकी सेक्शन वाले रहेंगे? तो जिसको दिया जाए उसकी इकोनॉमिकल पोजीशन, एट द एंड ऑफ द डे आपकी इकोनॉमिकल पोजीशन ही डिसाइड करती है कि आप किस टाइप की एजुकेशन अवेल कर सकते हो, क्या नहीं कर सकते हो। तो मुझे लगता है जो कुछ किया गया बड़ा सोच समझ के किया गया, क्योंकि कुछ लोग अपनी जाति विशेष की वजह से नहीं, क्योंकि उनकी फाइनेंशियल पोजीशन वैसी है, उस वजह से वंचित रह जाते हैं। तो बड़ा सोच समझ के ये भी फैसला किया गया था, इसमें कुछ गलत तो नहीं किया गया था। लेकिन पहाड़ी ट्राइब्स को जब एसटी का दर्जा देते हैं, क्या ये संविधान का उल्लंघन नहीं है? उसमें आर्थिक तौर पर सक्षम लोग भी आ रहे हैं। देखिए विनोद जी, अब एक ऐसा कोई फार्मूला नहीं है कि आप सबको डिसाइड कर सके इसमें कौन है कौन नहीं, पिक एंड चूज नहीं किया जा सकता। लेकिन पहाड़ी लोगों को आरक्षण देने का कारण क्या समझिए? इसका कारण यह है कि जो पहाड़ पर रह रहा है या कहीं पर रह रहा है, उसकी एक्सेसिबिलिटी एक नॉर्मल इंसान की तरह नहीं है। उसको अगर पहाड़ उतर के नीचे आना है या कहीं से नीचे आना है तो उसके लिए ये दिक्कत की बात है, वो थोड़ा सा उससे पीछे रह जाता है। इसलिए अगर एक किया गया, उसके अलावा अगर आप देखें तो हमारे गुजर बकरवाल भाइयों का जो आरक्षण था उसको इंटैक्ट रखा गया, उसमें तो कोई छेड़खानी नहीं की गई और ये डिमांड थी काफी देर की, तभी तो सोसाइटी को आगे अपलिफ्ट किया जा सकता है। एक दिन 1 जून को चुनाव संपन्न हो जाएगा, फिर प्रधानमंत्री लुप्त हो जाएंगे और फिर कैमरा लेके जाएंगे, ये आरोप विपक्ष के लोग लगाते हैं। पूजा भी करते हैं तो कैमरा जनिक है। देखिए विनोद जी, मैं आपको ये, अब आप जो अगर आप जो मेडिटेशन के लिए स्वामी विवेकानंद रॉक पे माननीय नरेंद्र मोदी जी जाने वाले हैं, इससे मुझे पता है कांग्रेस के पेट में बड़ा दर्द हो रहा है। मैं समझ सकता हूं, उनके पेट में दर्द होना बिल्कुल लाजमी, समझ सकता हूं मैं इनको, क्योंकि कोई सनातन को फॉलो करे तब इनके पेट में दर्द है। कोई भी चीज़ जो अच्छी होगी इससे इनके पेट में दर्द होगा। मैं आपको केदारनाथ की एक बात सुनाता हूं जो शायद बड़े कम लोग जानते होंगे और मुझे लगता है हिंदुस्तान में बड़े कम लोग हैं जिनको इस बात का पता होगा। 2019 के चुनावों में जब माननीय नरेंद्र मोदी जी केदारनाथ गए थे और गुफा में उन्होंने पूरी की पूरी रात बिताई थी, उस समय क्योंकि सिक्योरिटी वालों ने ऐसा रखा कि इनको अंदर भी कैमरा लगाना पड़ेगा जी, जबकि उसके लिए वो रेडी नहीं थे। वो कह रहे थे अंदर कैमरा लगाना नहीं जरूरी है, लेकिन लगाना पड़ा अंदर भी कैमरा। अब वहां पर एक कोई बाहर था ऑफिसर जिसने कहा, कुछ होते हैं जिनके मन में थोड़ा डाउट होता है, उन्होंने कहा मैं देखता हूँ ये पूरी रात करते क्या हैं। ये सच्ची बात है, बता रहा हूँ, बड़े कम लोगों को हिंदुस्तान में पता है, मुझे पता है क्योंकि कहीं ना कहीं हमारी दोस्ती में वो लोगों के तो पता लगा था बात का। तो वो पूरी रात बैठा रहा देखने के लिए, मैं देखता हूं पूरी रात नरेंद्र मोदी जी करते क्या हैं, और वो हैरान रह गया कि पूरी रात नरेंद्र मोदी जी अपने उस आसन में बैठे रहे, मेडिटेशन करते रहे। कहते हैं बीच में शायद 2-2:30 बजे के करीब वो उठे थे, उन्होंने अपना फोन ऑन करके एक कोई कॉल की थी और शायद पानी का या दूध का गिलास पिया था, और कहता है मैं देखकर हैरान ये हो गया कि 6 बजे ये आदमी वैसे का वैसा उठा और अपने काम पे चला गया।
तो क्या कोई शक्ति नहीं है? और शक्ति कब आती है? जब आप साफ सुथरे मन से पूरे देश की सेवा कर रहे हो, तो स्वयं ब्रह्मांड आपकी मदद करता है। इसके अंदर कोई गलत नहीं है। हमारे देश तो है ही ऋषि मुनियों का कल्चर है। जिस किसी इंसान ने भी अगर अपने आप को उस काबिल बनाया, एक वैसी जिंदगी बिताई, ब्रह्मचार्य बिताया, तो मुझे लगता है उसके अंदर वो शक्ति है। मैं तभी प्रत्यक्ष को प्रमाण किया। अब दूसरी बात में आता हूं जो आप पूछ रहे हैं मुझे खासकर, अब इनके पेट में वहां भी दर्द होना है। दर्द इसलिए होना है क्योंकि कहीं ना कहीं मोदी जी स्पिरिचुअली भी जुड़े हुए हैं। उनको पता है 148 करोड़ के लोगों ने तो इनकी मदद की ही की है वोट डालकर, अब देवी देवता भी मदद करने वाले, तो कांग्रेस के पेट में दर्द होना बिल्कुल लाजमी है। लेकिन अभिजीत जी, ऐसा ना हो कि पहले मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लगे और उसके तुरंत बाद मोदी जी आध्यात्मक तौर पर पूजा करने चले जाएं, उसका ज़्यादा लाभ नहीं होगा? देखिए विनोद जी, वो तो हर बार जाते हैं, उसके बाद में जाते हैं नहीं, जब पोलिंग हो जाती है उसके बाद। देखिए हमारे यहाँ पर एक बात की गई है कि पहले अपना कर्म, सबसे पहले वो कर्म करना है। जब आपका वो कर्म पूरा हो गया उसके बाद आप ये काम करें। उस समय उनका कर्म क्या और उस समय उनका दायित्व भी क्या बनता था कि देश चुनाव के अंदर है, तो चुनावों के अंदर हमारी भारतीय जनता पार्टी की और सत्य की जीत हो, उस सिर्फ उन्होंने अपना कर्तव्य निभाया। अब वो कर्तव्य निभाकर उसके बाद अगर वो पूजा करने चाहते हैं, उनको यही 2-3 दिन मिलेंगे पूजा करने के, उसके बाद तो फिर देश के तीसरी बार प्रधानमंत्री बनकर फिर देश को आगे लेकर वो जाएंगे। तो मुझे स्वस्थ क्यों है, उनको क्यों नहीं मौका देना है? देखिए ऐसा है कि अब समय बदल गया है, अब सच्चाई की जीत हो रही है, सत्य की जीत हो रही है। यूपीए 1 यूपीए 2 काल झूठ की सोच वाली, झूठ की जीत वाला काल चला गया हुआ है। अब कहीं ना कहीं जो है वो चीज़ें बदल रही हैं, इसीलिए मुझे लगता है कि सत्य इस दुनिया में है और सत्य के अकॉर्डिंग चलोगे तो मोदी जी ही जीतने वाले हैं। आपने कहा उन्होंने कर्म कर लिया, वाकई कर्म कर लिया। मंगलसूत्र पर बात कर ली, भैंसें एक उधर दे दी। देखिए विनोद जी, वो जो बातें मैंने पहले भी आपको कहा, वो कहीं ना कहीं इसीलिए बात की गई थी जिस हिसाब से आरक्षण को जो कर और धर्म विशेष के नाम पे आरक्षण बांटने की बात की गई थी। और राहुल गांधी जी बोलते हैं कि अगर हम लोग सत्ता में आते हैं तो हम सबके पैसे पहले छीनेंगे, फिर हम सबको बांट देंगे, बराबर के बांट देंगे। पता नहीं कौन सी वो मार्क्सिस्ट की थ्योरी या कौन सी वो यहाँ पर कम्युनिस्ट की थ्योरी लगाना चाहते हैं। जिस देश के अंदर डेमोक्रेसी, मुझे लगता है पूरी दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत जिस देश के अंदर है, और डेमोक्रेसी के अंदर इस तरह की बातें टॉलरेट नहीं की जा सकती हैं। इसीलिए मुझे लगता है कि कहीं देश के लोगों को राहुल गांधी बहलाने में कामयाब ना हो जाएं, बहकाने के अंदर, तो इस तरह के वर्ड यूज़ किए गए। मुझे लगता है कि राहुल गांधी की मंशा कुछ ऐसी ही थी कि कुछ लोगों से हम जो है सारी चीज़ें इकट्ठी कर आप बताएं हमारे देश के अंदर कितनी पुरानी कल्चर है, हम लोग कितने पुराने जॉइंट फैमिलीज में रह रहे हैं, हमारे नाम पे दादों परदादों की प्रॉपर्टीज़ हैं हमारे को। यही तो हमारे देश की एक खूबसूरती है कि हम जिसको जो स्ट्रक्चर हमारे देश का है। आप क्या चाहते हो कि ये बांटकर हम भी चाइना की तरह कम्युनिस्ट हो जाएं कि बाप की प्रॉपर्टी पे बेटे का हक नहीं, बेटे की प्रॉपर्टी पे उसके बेटे का हक नहीं, सब सरकार के खाते में, फिर सरकार लोगों को ऐसे बांटती फिरेगी? ऐसा काम हम नहीं करना चाहते। हम वी आर वेरी प्राउड कि हमारा देश जो है वो दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत, सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है। 400 से ज़्यादा सीटें क्यों चाहिए और किस तरह का संविधान बदलना चाहते हैं? कांग्रेस के लोगों को डर है कि आप संविधान बदल देंगे, बाद में चुनाव भी नहीं होंगे। देखें, ये तो कांग्रेस हो सकती है, कांग्रेस तो संविधान को मानती कहाँ थी, मुझे बताएं। कांग्रेस ने संविधान के अंदर कितने संशोधन किए आपको भी पता है। एमपी ऐसा क्यों कहते हैं, उम्मीदवार ऐसा क्यों कहते हैं? देखिए हमारे एमपी ऐसा क्यों कहते हो तो जिन्होंने कहा होगा आप उन्हीं से बेहतर पूछ सकते हैं। अगर आप मुझसे पूछना चाहेंगे तो मैं कहूँगा, देखिए संविधान की, मुझे लगता है कि संविधान का जो स्ट्रक्चर, जो खासकर मैंने कहा इनके अंदर बेसिकली जो रिजर्वेशन का पैटर्न है वो सबसे इंपॉर्टेंट है। कुछ चीज़ें, चंद चीज़ों के अंदर अगर आपको कहीं लगता भी है इन सब चीज़ों के अंदर, तो मुझे लगता है जो देश की प्रगति के लिए, देश की इन सब चीज़ों के लिए ज़रूरी है वो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं। मैं संविधान बदलने की बात तो नहीं करता हूँ, लेकिन मैं एक चीज़ की जरूर, जैसे अपनी सिंपल सी एग्जाम्पल देता हूँ कि हमारे देश के मैक्सिमम रिसोर्सेज कहाँ वेस्ट होते हैं। वो वेस्ट होते हैं, आप चुनाव कराते हैं जब, चुनावों के अंदर वेस्ट होते हैं। और चुनाव इस देश के अंदर, हिंदुस्तान इज ए, मैं बोला, अगर मैं हिंदुस्तान की बात करूं, अपने देश की बात, तो इंडिया इज बेसिकली इलेक्शन कंट्री जिसमें हमेशा 24/7 इलेक्शन ही चलते रहते हैं। जब देखो आप, जी बड़ी गंभीर सोचने वाली बात है, जिस महीने देखो उस महीने किसी ना किसी स्टेट में कोई ना कोई चुनाव हो रहा होता है। अब आप बताएं कि जिस सरकार ने 5 साल चलना है, वो पहले 5 साल अपने इलेक्शन को ही देखती रहेगी, तो वो 5 साल में कितनी प्रोडक्टिव दे पाएगी? जब 1947 में देश आज़ाद हुआ था, जो पहले 4-5 चुनाव हुए थे वो 5 साल में एक बार हुआ करते थे। लेकिन उसके बाद जब इन्होंने कांग्रेस का इस्तेमाल करना शुरू किया, इन्होंने फिर यहाँ सरकार तोड़, वहाँ 90 बार सरकार तोड़ी, उसके बाद ये सारे का सारा आप भी तोड़ते हैं, लेकिन सरकार इलेक्शन नहीं करवाते हैं। ये कला है आपने। नहीं, हम तो विनोद जी ये कहना चाहते हैं, टॉपल करते हैं लेकिन इलेक्शन नहीं करवाते। नहीं, ये आपकी ईमानदारी। नहीं विनोद जी, ऐसा कोई इंसिडेंस मुझे तो नजर नहीं आता। अगर कहीं आपको आता तो मैं उसकी एक्सप्लेनेशन। महाराष्ट्र में सरकार तोड़ी है आपने। देखिए वहां पर अगर कोई लोग, मध्य प्रदेश में तोड़ी है। मैं महाराष्ट्र की अगर आपको एग्जांपल दूं तो मैं जिसे कहता हूं काल्पनिक शिवसेना, जिनके पास अब उनका वो ओरिजिनल शिवसेना का निशान भी नहीं रहा है, वो काल्पनिक, वो बड़ा चैलेंज बना हुआ है आपके लिए, वो शिवसेना आपके लिए, जिनको काल्पनिक कहते हो,
डरा के रखा है। देखिए, इसलिए इंडिया अलायंस को जो सपोर्ट करेंगे, अगर काल्पनिक उनके लिए राम है तो फिर शिवसेना भी वो काल्पनिक हुई, तभी तो उनको ओरिजिनल निशान नहीं मिला। ओरिजिनल शिवसेना तो भारतीय जनता पार्टी के साथ है। तो मुझे लगता है कि इसके अंदर खुद पता चल जाएगा क्या होता है आपको सामने जब चुनावों का नतीजा आएगा। तो आप ध्रुवीकरण की राजनीति करते हैं, पोलराइजेशन करते हैं, उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक इंटरव्यू में कहते हैं कि अगर मैं हिंदू मुस्लिम की बात करूं तो मुझे इस समाज में रहने का कोई अधिकार नहीं, और फिर बात भी कर देते हैं। देखिए विनोद जी, मैंने आपके सामने बता दिया, उन्होंने जब वर्ड्स भी यूज किए थे तो घुसपैठिया वर्ड यूज किया था। वो घुसपैठिया वर्ड तो कांग्रेसियों ने कहीं बोला नहीं, क्योंकि वो घुसपैठिए सब कांग्रेस की वजह से यहां पर आए हैं। मैं एग्जांपल देता हूं, हम जम्मू कश्मीर में बैठे हैं, यहां पर आप देख लीजिए रोहिंग्या कहां से आए, कहां म्यांमार बर्मा है, बर्मा से वो 3-4 कंट्रीज, 1-2 समुंदर लांग कर कहां पहुंचे, जम्मू के अंदर पहुंचे, कश्मीर भी नहीं गए, जम्मू पहुंचे। वहां पर उस समय भी ममता बनर्जी की सरकार थी, वहां से ट्रेनें भर भर कर उनको सिर्फ ये बताया गया कि उतरना है जहां पर ट्रेन खड़ी होगी लास्ट में। तो आप खुद सोचिए, घुसपैठिए कौन लेकर आया देश के अंदर? असम के अंदर घुसपैठिए कौन लेकर आया? इस देश में जो घुसपैठिए लाकर मेरे हिंदुस्तान के मुसलमानों का जो हक खा रहे हैं, उनको अगर मोदी जी ने कहा भी है घुसपैठिया तो कुछ गलत नहीं कहा है। मात्र 57 सीटें हैं। अब आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्टेटमेंट को डिफेंड कर रहे हैं जिसमें उन्होंने मुस्लिम शब्द का इस्तेमाल किया। 57 सीटें अब। नहीं विनोद जी, मैं नहीं कहता हूं, मैं डिफेंड करने की बात नहीं, मैं सच्चाई की, सत्य की बात करूंगा कि मैं फिर वही बात कहना चाहता हूं कि हमारे लिए हिंदू मुसलमान हमारी दो आंखों की तरह है, हम कांग्रेस की तरह एक आंख से देखते। और सबसे बड़ा इस हिंदुस्तान के मुसलमानों के सबसे बड़ा कोई दुश्मन है तो ये इंडिया अलायंस और ये कांग्रेस है। आज तक बताओ आपने क्या किया हुआ है? मोदी जी जब इस गुजरात के चीफ मिनिस्टर थे, आप उस टाइम की गुजरात के मुसलमानों की पर कैपिटा इनकम निकाल के देखिएगा और पूरे हिंदुस्तान की पर कैपिटा इनकम निकाल के देखिएगा। स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ गुजरात के मुसलमानों का और उस समय के काल के हिंदुस्तान के बाकी मुसलमानों का निकाल के देखिएगा, दी बेस्ट था उनका, जबकि कॉल यूपीए 1 यूपीए 2 का काल था। तो मुझे लगता है गुजरात के अंदर जब उनको कभी खतरा नहीं हुआ तो क्या हिंदुस्तान के अंदर खतरा हो जाएगा? केवल और केवल उनकी छवि को खराब करने के लिए, केवल और इस तरह की बात करने के लिए। आप खुद सोचिए कि जब उनके हक कोई और खा के जा रहा है, अगर उन्हीं को सचेत करने के लिए कोई वर्ड यूज किए जा रहे हैं, अगर अब ये इस वर्ड का भी कौन यूज कर रहा है? ये इंडिया अलायंस वाले, कि फिर से इनको बरगलाओ। 60-70 साल से तो आपने इनका कुछ किया नहीं, तब तो इनका कभी आपको ख्याल नहीं आया, अब अचानक से आपको कैसे ख्याल आना चाहता है? और बड़ी बात ये होती है, डराकर जब राजनीति करते हो, धर्म की राजनीति जब आप करते हो, हम नहीं करते। हम तो 25 करोड़ लोग अगर हमने गरीबी रेखा से ऊपर उठाए तो मैं आपको डाटा निकाल के भी दे सकता हूं, उसमें हिंदू भी और मुसलमान भी हैं। हमने कभी इस तरह की राजनीति की है? जितने आवास योजना के घर आए हैं, हिंदुओं के लिए भी आए हैं, मुसलमानों के लिए भी आए हैं। मुझे बताएं, कहीं ना कहीं कांग्रेस या इंडिया ब्लॉक इस मामले में सफल हो चुका है कि उन्होंने एससी कम्युनिटी को, पिछड़े वर्ग को या आदिवासी वर्ग को डराने में कामयाबी हासिल की है। और आपका वोट प्रतिशत इस बात की तस्दीक करेगा कि वो कामयाब रहे हैं। देखें, भले ही आप जीत जाएं। देश की प्रेसिडेंट आदिवासी हमने बनाई, अगर ऐसी समाज से देश के प्रेसिडेंट बने, हमने बनाया में आमंत्रित नहीं। देखिए वो प्रेसिडेंट के अकॉर्डिंग आप बताएं, ऐसा कुछ नहीं है कि किसी को नहीं। वहां पर जो बाकी वाले बैठे थे वो मेरे ख्याल से कहां से थे आपको पता ही है। हम तो खैर मानते नहीं चीज़ों को, आप लोग बातें करते तो हमें बोलना पड़ता है। मैं पर्सनली भी बात करूँ तो मैं कभी जात पात को नहीं मानता हूँ। मैं आपकी बात अगर सीधी बात करूँ तो मुझे लगता है हर एक चीज़, नहीं आप भी नहीं मानते हैं, लेकिन हर एक चीज़ के अंदर कम से कम हम नहीं करते। हमारा मानना है कि हिंदुस्तान तभी तरक्की करेगा जब 148 करोड़ के लोग अपनी इसमें आहुति डालेंगे। केवल हिंदू अगर कहें कि हम देश को विकसित भारत बना देंगे तो क्या पॉसिबल है? क्या मुसलमानों को काम नहीं करना पड़ेगा? क्या क्रिश्चियनों को काम नहीं करना पड़ेगा? क्या सिख समुदाय को, उनको काम नहीं करना पड़ेगा? सबको काम करना पड़ेगा। इसी को तो सबका साथ सबका विकास कहा जाता है। आप सोच रहे हो कि आप 2047 में विकसित भारत बनाओगे, तो क्या केवल विकसित हिंदू की बात की हमने? क्या केवल विकसित क्रिश्चियन की बात की? हम तो विकसित हिंदुस्तान की बात कर रहे हैं। अगर हिंदुस्तान में स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ बढ़ेगा, अगर आज बढ़िया सी वंदे भारत एक्सप्रेस चल रही है तो सबके लिए फायदा है ना उसके अंदर, केवल हिंदू तो नहीं बैठते हैं उसके अंदर। ये चीज़ जो मायोपिक विजन से खासकर कुछ लोग ग्रसित हैं, मैं आपको बताना चाहता हूँ। ग्रसित भी कौन लोग हैं? जिन्होंने सारी मलाइयाँ खाई हैं वो ग्रसित है। एक बेचारा जो आम इंसान है, जिसका स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ, जिसके खाते में टर्न करते अगर 2000 रुपया महीने का आ जाता है ना, उसको पता है मोदी जी मुझे क्या दे रहे हैं। वरना इनके टाइम पे तो राजीव गांधी खुद कहते थे मैं 100 रुपया भेजता हूँ, नीचे 10 रुपये भेजते हैं। 90 रुपये की मलाई जिन लोगों ने खाई है उसका हिसाब किताब नहीं दिया। मल्लिकार्जुन खड़गे दावे से कहते हैं कि ये कहीं ना कहीं लोकतंत्र जीवित नहीं रहने देंगे और संविधान को फाड़ देंगे, बदल देंगे। ये बार बार कहते हैं, हर रैली में कहते हैं। देखिए खड़गे साहब, अभी कल की उनका आप रैली देखिए, तो कल वो रैली के अंदर अगर आपने देखा होगा वो भी बड़ा वायरल हो रहा है। तो पंजाब में कोई रैली कर रहे थे, वो कहते हैं जी मोदी जी जहाँ जाते हैं वहाँ की वेशभूषा डाल लेते हैं, वहाँ का परना डाल लेते हैं, वहाँ का ये कपड़ा डाल लेते हैं। और खुद उन्होंने पगड़ी डाली हुई थी तो हाथ पगड़ी को लगा रहे थे अपनी। तो बेचारे कन्फ्यूज हो चुके हैं। खड़गे साहब की उम्र भी वैसी उम्र का तकाजा है, बुजुर्ग हैं, मैं उनके खिलाफ कोई बात नहीं करना चाहता। लेकिन खड़गे साहब जब इस तरह की स्टेटमेंट दे देते हैं, खासकर मोदी जी के खिलाफ जब स्टेटमेंट
दे देते हैं। जब इस तरह की खड़गे साहब बात कर देते हैं कि मोदी जी राम मंदिर की बात कर रहे हैं, मोदी जी गंगा स्नान करते हैं, मोदी जी समुंदर के अंदर जाते हैं, तो खड़गे साहब को इतना पता होना चाहिए कि ये सनातन सभ्यता है। ये जो सनातन सभ्यता है ये बड़ी प्राचीन सभ्यता है, और इस प्राचीन सभ्यता के अंदर जो है कई सभ्यता आई, कई सभ्यता चलेगी, सनातन आज भी कायम है। खड़गे साहब को ये बात मैं बताना चाहता हूँ। अब खड़गे साहब बेचारे क्या करें, खड़गे साहब को कांग्रेस वालों ने अपना पार्टी का प्रेसिडेंट बना चुका, उनकी मजबूरी है, जिस तरह से उनको कहा जाता तो वो बोलते रहते हैं इन सब चीज़ों के अंदर। तो ये उनको थोड़ा सा इन चीज़ों को सोच समझ के बात करनी चाहिए इन सब चीज़ों के अंदर। फिर वो विश की बात करते हैं कि जी विश कुछ उन्होंने विश की भी कोई बात की थी। अब आप खुद देख सोचिए कि मोदी जी ने कांग्रेस का दिया हुआ विश, कांग्रेस की जिल्लत, कांग्रेस का अपमान इतना सहा है, एज ए प्रधानमंत्री इतना सहा है। जब मैं खुद देखता हूं तो मुझे कई बार खुद मेरी आंखों में आंसू आ जाते हैं कि कितना आप जहर उगलोगे मोदी जी के खिलाफ। और देखिए मोदी जी ने वो सारे का सारा जहर पीकर एक नीलकंठ की तरह अपने यहां पर रोक कर रखा हुआ, और उसके बदले में मुझे लगता है कि 148 करोड़ लोगों को विकसित भारत का अमृतपान करवाने जा रहे हैं। तो मुझे लगता है वो विश्व चारे तो क्या अभिजीत जी, अब आपके मैनिफेस्टो में कम शब्दों में ये लिखा गया सनातन खतरे में है। आप सनातन की बात करते हो, सनातनी बहुत सारे हैं, लेकिन जब आपके इलेक्टोरल बॉन्ड में बीफ कंपनी के पैसे आते हैं तब सनातन कहाँ जाता है? देखिए विनोद जी, ये भी एक ऐसा सवाल है जिसका मुझे लगता है अभी तक शायद प्रॉपर किसी को ना समझा पाया हो। फकीर होता है ना विनोद जी, फकीर की झोली में किस किस का दाना पड़ा है फकीर को नहीं पता होता। इसी तरह से जैसे मंदिर का गोलक होता है, गुरुद्वारे का गोलक फकीर होता है, ये नहीं कहे ना ये दाना नहीं खाता है। मैं बताता हूँ, फकीर ये मत कहे कि इसका दाना नहीं खाना है हमने। नहीं, मैं बता रहा हूँ कि जब इलेक्टोरल बॉन्ड की बात करें, ये सच्चाई है, लोग पढ़े लिखे हैं, अभिजीत जसरोटी की बात पे थोड़ा यकीन कर लेंगे, वो पहले गूगल करेंगे। एक बात बताएंगे, जब इलेक्टोरल बॉन्ड थी तो बताया गया था कौन देगा, कौन कहाँ से आएंगे, कौन दे रहा है, कुछ पता था? किसी को नहीं पता था आज तक। इसी तरह से मंदिर के गुल्लक के अंदर पैसे किसने डाले? चोर ने डाले, साधु ने डाले, शरीफ ने डाले, चोर तो निकालने किसी ने डाले। सबको कई बार बेचारे चोर ऐसे होते हैं 100 रुपए की चोरी करते हैं, 10 रुपए डाल भी देते हैं उसके अंदर। उन्होंने ये सिस्टम भी रखा था, बड़े चोर आपको ऐसे भी नजर आएंगे। तो मुझे लगता है उसमें पता नहीं होता है कौन कहाँ से कौन, हमें पता होता अगर इन सब चीज़ों को तो हम ये कभी भी ना लेते, लेकिन पता ही नहीं था। यहीं से पता लगता है कि पारदर्शिता सब कुछ हो रहा है। जो इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर हमारे ऊपर कीचड़ उछालते हैं, आज उनके लिए ये सबसे बड़ा आंसर है कि हमें पता ही नहीं था कि कौन कहाँ से दे रहा है। आपको तो पता होगा आपको कौन देने जा रहा है, हमें नहीं पता था। हमें पता होता तो हम कभी ना लेते। इस चुनाव प्रचार में 370 का बड़ा यूज़ किया गया। बात यहाँ से थी जब मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट में लगा हुआ था, तो यहाँ पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मौलाना आज़ाद स्टेडियम की रैली से कहा था। देखिए विनोद जी, 370 की बात क्यों ना की जाए, मुझे बताएं, आप क्यों ना करो। हमारे जम्मू कश्मीर को तो आप पाकिस्तान को सौंपने वाले थे इसी 370 के चलते। ये तो फैक्ट है। 90 के दशक में जब इन्होंने कहा था कि किसी ने माइकल लाल ने दूध पिया तो जरा लाल चौक में आकर दिखाए, तो यानी कि 370 की आड़ में आप सब कुछ कर रहे थे। यहाँ पर एक तो पार्टी थी जो डुअल करेंसी की बात कर रही थी, दो यहाँ पर प्रधानमंत्री बनाने की बात कर रहे थे, दो संविधानों वाली पार्टियां थी। तो क्या बताएं, 370 की आड़ में ये सब कुछ नहीं हो रहा था। सब कुछ तो 370 की आड़ में किया करता। आपकी बच्चियों का, महिलाओं का उत्पीड़न जो किया जा रहा था केवल और केवल 370 की आड़ में किया जा रहा था। वाल्मीकि समाज का उत्पीड़न 370 की आड़ में किया जा रहा था। करोड़ों अरबों खरबों रुपया जो केंद्र से आया और ये सभी के सभी डकार गए 370 की आड़ के अंदर किया जा रहा था। तो अगर 370 से निजात दिलवाई है और इतने सालों से जो हमारे साथ जो गलत हो रहा था उसके अगर हमारे को निजात दिलाई है, तो मुझे लगता है उसकी बात करने में कोई हर्ज नहीं है इस देश के अंदर। आप वो बात करें कि 370 की आड़ में ड्यूल करेंसी की बात, आपने उनके साथ सरकारें क्यों बनाई जब आपको पता था? देखिए विनोद जी, कभी कभी कुछ चीज़ों को करने के लिए मुझे लगता है कि मौका सबको देते हैं हम लोग। मौका सबको ऐसा नहीं है। उमर साहब ने भी पहली बार यहाँ तो पापा की फ्लाइट में लंदन देखा था, या फिर हमने दिखाया था फौरन, उनको प्रधानमंत्री बनाया था यहाँ पर। हम तो चाहते हैं सबका साथ सबका विकास हो, सबको कोशिश की जाए कि आपके लिए भी देश प्रथम होना चाहिए, परिवार प्रथम नहीं होना चाहिए। तो मौका देते हैं सबको। अब मौका देने के बाद अगर कोई नहीं आता इस लाइन पर तो हम क्या कर सकते हैं विनोद जी? कहते हैं कि आपका प्रचार पाकिस्तान के बिना अधूरा रहता है, और वाकई में पाकिस्तान का जिक्र जगह जगह चला। बहुत अच्छी बात पूछी विनोद जी। मुझे एक बात बताएं, मैं आपके दर्शकों से पूछना चाहता हूं, क्या पाकिस्तान कभी सपने में भी हिंदुस्तान का भला सोच सकता है? अपने सपने में भी कभी हिंदुस्तान का भला सोचेगा? पाकिस्तान कभी नहीं सोचेगा। लेकिन हमारे नेता सोचते हैं पाकिस्तान का भला। मणिशंकर अय्यर कहते हैं नमस्ते करो उनको, तभी तो मैं आ रहा हूं उसी के ऊपर। और डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला कहते हैं कि इनसे डरो।
डरो, चूड़ियां नहीं पहन रखी उन्होंने हैं। चूड़ियां नहीं पहन रखी हैं। देखिए, मैं तभी बताना चाहता हूं, दर्शक बड़े भोले होते हैं, मैं इसलिए उनको बताना चाहता हूं कि पाकिस्तान सपने में भी आपका भला नहीं चाहेगा। अगर पाकिस्तान का फवाद हुसैन चौधरी अपने यहाँ पर प्रमोट कर रहा है, राहुल गांधी को अपने ट्विटर से प्रमोट करना है कि इसको इस देश का प्रधानमंत्री बना दो, इसका मतलब आप लोगों को समझ लेना चाहिए कि सबसे बड़ा खतरा किससे है, पाकिस्तान से है या जो प्रमोट हो रहा है उससे। ये आपको समझना, डिसाइड आपको करना है। लेकिन मजबूरी क्या रहती है? क्या प्रचार पाकिस्तान के बिना खत्म ही नहीं होता? विनोद जी, करें क्या, मुझे बताएं ना। अब फवाद चौधरी बोलता है कि राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाओ, तो मैं क्या मेरे देश के लोग उसकी बातों में आ जाए या बाकी के लोग उनकी बातों में आ जाए? लेकिन सुबह शाम आपके स्टेटमेंट में यही रहता है कि परमाणु बम से डर रहा है कांग्रेस, हम नहीं डरते हैं। आपको पता है विनोद जी, टेक्निकली आप देखें तो हिंदुस्तान का कोई भी दुश्मन नहीं, कोई ऐसा देश नहीं है। अगर कोई छोटा मोटा दुस्साहस करता भी, उन्हें पता हम लोग क्या से। लेकिन पाकिस्तान एक ऐसा कंट्री है जिसका 24/7 एक ही सोच है कि हिंदुस्तान को कहां से नुकसान। मालदीव भी आंखें दिखा रहा है आपको। तो आज देख लीजिए, मोदी जी ने एक कुर्सी लगाई, एक डुबकी मारी और मालदीव डूब गया आपके सामने। छोटा सा मुल्क जब आपको आंख दिखाता है तो कितना बुरा लगता है। हम नहीं करते मोदी जी, हम नहीं करते हैं, ये भगवान ऊपर बैठा देखने के लिए। जहां का मालदीव्स का 80% 90% टूरिज्म मेरे देश की इकोनॉमी से चलता था, आप हमारे ही देश का खाकर हम ही को आंखें दिखाओगे तो फिर बैठे हैं मोदी जी आपका इलाज करने के लिए। लेकिन आप कहते हैं कि कोई भी मुल्क हमारा दुश्मन नहीं है, छोटे छोटे मुल्क। नहीं, ये फिर जब कोई करता है ना तो श्रीलंका भी आंख दिखाता है, नेपाल भी, मन कर जब जो मन कोई करता है। गलत सोचेगा, देखिए हम सबके साथ प्यार का रिश्ता रखते हैं। हमें मालदीव से भी कोई परहेज नहीं था। हमने मालदीव्स को भी, जब मालदीव का पानी नहीं था पीने के लिए, तो इसी हिंदुस्तान ने उनको पानी दिया था। टर्की के अंदर हम ही ने जाकर उनको, जब भूकंप आया था, पूरे देश में सबसे पहले हिंदुस्तान पहुंचा था। उसी टर्की में बैठकर हिंदुस्तान के खिलाफ षड्यंत्र रचे जाते थे। हमने वो षड्यंत्र तो नहीं देखे। हम अगर सनातन की बात आप करते हो, वासुदेव कुटुंबकम की बात करते हैं, हम पूरी दुनिया को साथ लेकर चलने की बात करते हैं। मैं बार बार सनातन की बात करता हूं, कुछ लोगों को परेशानी होगी, सनातन इंक्लूसिव है, ये सबको लेकर चलता है, क्योंकि सनातन से ही तो सभी कुछ निकला है बाहर। अगर मुझे बताएं, हिंदुस्तान में आपको एक एग्जाम्पल बता दीजिए, हिंदुस्तान ने पहली बार किसी पर अटैक किया, तो क्या ऐसे देश को दुनिया का सर्वश्रेष्ठ देश नहीं होना चाहिए? क्या ऐसे देश को वो भूमिका नहीं निभानी चाहिए जो बड़े भाई की या बाप की भूमिका होती है? आज इस देश का वो कर्तव्य नहीं बनता? हमारा कर्तव्य। आखिरी सवाल आपसे, आप कहते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की छवि बहुत बेहतर बन गई है। क्या लगता है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के आप स्थायी मेंबर बन पाएंगे? देखिए, पहले तो मुझे तो लगता है कि चलें, ये तो कोशिशें कर रहे हैं। मैं तो सबसे पहले मानता हूं कि यूनाइटेड नेशन से ज़्यादा पावरफुल तो मोदी जी हैं। यूनाइटेड नेशन ने तो आपके सामने रशिया और यूक्रेन का युद्ध, उनसे तो रुका नहीं। मोदी जी ने एक बार ही कहा तो उन्होंने युद्ध रोक दिया। तो मुझे कहता है हमारे यहाँ पर यूनाइटेड नेशन बैठा, तो हमें क्या करना यूनाइटेड नेशन का? हमारे मोदी जी सलामत रहें, सही रहें, दिन ब दिन तरक्की करते हैं, इनकी सेहत अच्छी रहे, तो देश खुद ब खुद यूनाइटेड नेशन से भी ऊपर हो जाए। अभिजीत जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बड़ा अच्छा लगा आपसे बातचीत। धन्यवाद। तो दोस्तों, बने रहिए देश दुनिया की खबरों के लिए और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।